नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मौके पर 17 देशों में रहने वाले उत्तराखंडी एक साथ सम्मेलन में जुटे। निवेश की संभावना, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, कौशल विकास समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर इस दौरान चर्चा की गई। सम्मेलन से निकलने वाला संदेश आप सभी के माध्यम से हजारों लाखों उत्तराखंडी प्रवासी भाई बहनों तक पहुंचेगा, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आज आप सब लोग जो यहां आए हैं, 60 से अधिक लोग, ये केवल 60 लोग नहीं हैं, ये हमारे कई लाखों और हजारों लोगों के आप प्रतिनिधि हैं। और मैं मान सकता हूं कि दो लोग भी यहाँ आना चाहते थे, कुछ लोग और भी आना चाहते थे, किसी का शेड्यूल नहीं बन पाया होगा, किसी का कोई समय नहीं हो पाया होगा, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उन तक ये संदेश पहुंचाने में ये सम्मेलन हमारा अवश्य सफल होगा। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं, आज आप विदेशों में रहते हैं, आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है, चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आपने मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। आपकी मेहनत, उपलब्धियां और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करने में आप सभी ने जो योगदान दिया है वो बहुत प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत से, आपकी लगन से, आपने जो पहचान बनाई, आपने जो विशिष्टता प्राप्त की, आपने जो अनुभव प्राप्त किया, वो हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। आप सब महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने चाय पार्टी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि बीजेपी सरकार शहर से लेकर केंद्र तक अच्छी चेन बनाना चाहती है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि वोटर मतदान के दौरान अच्छी संख्या में हिस्सा लेंगे। एक डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, संविधान के अनुसार शासन चलता है। और सबसे सौभाग्य की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज के इस संविधान को और इस संविधान के निर्माताओं को अत्यंत आदर के साथ देखते हैं। और उस संविधान के हिसाब से हमारे पंचायत, नगर पंचायत, प्रदेश और देश, उसके चुनाव होते हैं। और आज जो उत्तराखंड के अंदर ये नगर निकायों के चुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी जनता बहुत इसमें भाग लेगी और अच्छी संख्या में वोटर जाएंगे, वोट डालेंगे और देश को एक प्रकार से नीचे से लेकर ऊपर तक एक अच्छी चेन बने, जिसके माध्यम से विकास हो। आगामी निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। इस कड़ी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरिद्वार में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया, जहां पर लोगों से ज्यादा संख्या में कांग्रेस को वोट करने की अपील की। आज यहाँ क्या स्थिति है, या इस नगर पालिका की क्या स्थिति है, जो इससे मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। लोगों को नहीं लगता कि भाई एक सोलर लाइट जितनी की आनी चाहिए, वही हरिद्वार में वो सोलर लाइट एक अलग कीमत की आ रही है, या तो कोई बहुत स्पेशल है। तो ऐसे कैसे हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? जो लोग कह रहे हैं हम तो आज विपक्ष में, तो हमारे यहाँ तो ईडी आ जा रही है। भाई हमने तो कोई घोटाला नहीं किया, हम तो ईडी के टारगेट पे हैं। लेकिन जो लोग इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं सत्ताधारी पार्टी में रह के लोग,
आप उनके लिए तो ना ईडी है, ना उनके लिए सीबीआई है, ना उनके लिए कोई एसआईटी है, उनके लिए ना कोई वो ही नहीं है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रचार प्रसार तेज कर दिया है, जिसे लेकर मसूरी में बीजेपी ने अपना चुनावी प्रचार शुरू किया। इस कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी और बीजेपी वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार किया। साथ ही जनता से बीजेपी को वोट देने की भी अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग नजर आए। जिस तरीके से हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक उत्साह देखते हैं, एक एनर्जी देखते हैं, आज मसूरी के अंदर मीरा सखलानी जी को कैंडिडेट बनाने के बाद से जो एक ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है, और खासकर तो मातृशक्ति में आप देखिए जिस तरीके से माननीय गणेश जोशी जी के लिए बड़ी संख्या में मातृशक्ति निकल कर आती थी, और उसका परिणाम भी हमें यहाँ देखने को मिलता था। मुझे पूरा विश्वास है कि मीरा सखलानी जी के लिए जितनी मातृशक्ति निकल रही है, हमें उसका परिणाम भी 25 तारीख को मिलेगा, और एक बहुत पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड भी बनेगा और अध्यक्ष पर भी भारतीय जनता पार्टी में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में निकाय चुनाव में जो 102 निकाय है उनमें से 90% पर भारतीय जनता पार्टी के लोग अध्यक्ष और महापौर के पद पर जीत हासिल कर रहे हैं, और उसके अलावा सभासद में भी 80 से 85% सीटों पर जीत का हम दावा कर रहे हैं, और उसको जीत करके दिखाएंगे, क्योंकि धामी जी की सरकार ने मोदी जी के दिशा निर्देश पर जिस तरह से उत्तराखंड के विकास का रोड मैप रखा, और जो ये शहरी क्षेत्र है जिसके लिए चुनाव हो रहा, यहाँ पर जिस ढंग से प्रचुर मात्रा में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इनकी सुविधाओं के विकास के लिए नगर निकाय के माध्यम से पिछले 5 साल का जो हमारा काम करने का रिकॉर्ड है, तो उससे लोग ये समझते हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार, देहरादून में भाजपा की सरकार और नगर में भी अगर 3 टियर सरकार बन जाएगी तो निश्चित रूप से विकास की गति और तेज होगी। खबर हल्द्वानी से, जहां पर बीजेपी के नेता मथुरा दत्त जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर जुबानी प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी जीतें। और आपस में कांग्रेस के नेता आपस में ही सिर्फ मुठभेड़ कर रहे हैं, और प्रदेश में आपने देखा होगा 2016 की इतनी बड़ी लूट हुई, पार्टी के नेताओं ने सबक नहीं लिया। उसके बाद 2017 में, 2019 में, 2022 में अप्रत्याशित हार के बाद भी जो पार्टी सबक कर ले रही हो, और 2024 में जो स्थिति रही है, और जिस पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान और कुछ जैसा कार्यकर्ता जो 48 साल से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों को राज्य निर्वाचन आयोग वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा है। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाताओं को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जागरूक अभियान चलाएं, ताकि मतदाता प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि को पहचान सकें और अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुन सके। देखिए, निर्वाचन जो लड़ा जाता है, एक तो वो निष्पक्ष ढंग से लड़ा जाए और सभी जो प्रत्याशी हैं उनको समान रूप से अवसर मिले, और ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि मतदाताओं को भी जागरूक किया जाए और मतदाताओं को भी पता हो कि उनके प्रत्याशी किस प्रकार से हैं, क्या उनका सामाजिक किस तरह से उनको देखा जाता है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि प्रत्याशियों द्वारा स्वयं भी अपने जो असेट्स हैं, अपना आपराधिक इतिहास है, उसको प्रदर्शित करना चाहिए। देहरादून में अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अचानक से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई मरीजों से बातचीत भी की और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अहम जानकारी हासिल की। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी
डॉक्टर नरेंद्र राणा ने बताया कि एक्सरे मशीन की आवश्यकता के संबंध में मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया है। ब्लॉक के कई अस्पतालों का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि पीएससी त्यूनी है, पीएससी बटाड़ है, पीएससी मानथात है, पीएससी कुन्ना है या हमारा क्वांसी है, और कई उपकेंद्र का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। तो उसमें जो जो कमियां वहां मुझे पाई गई, तो उनके लिए मैंने संबंधित को उनका दूर करने के लिए निर्देश उसमें दे दिए गए हैं। तो अभी पिछले 3 दिन में चक्राता ब्लॉक के करीब 8-9 अस्पताल और उपकेंद्र का निरीक्षण मेरे द्वारा इसमें किया गया। राज्य में हल्की बारिश के बाद से तापमान में काफी गिरावट है। ऐसे में बढ़ती ठंड के कारण लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है। डीएम नैनीताल वंदना के निर्देश पर ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोगों में कंबल बांटे गए। वहीं ठंड से बचाव की सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने कड़े निर्देश दिए हुए हैं। हुई है और पिछले हफ्ते जो शीतलहर है वो भी चल रही है लगातार। तो हमने विभाग के जो अधिकारी हैं, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं और अन्य भी जो डिपार्टमेंट्स इस तरह की आपदा प्रबंधन में लगाए जाते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, सड़कों की स्थिति के लिए, उन सब की एक बैठक करी है और उनको जो भी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने हैं वो करा दिए गए हैं। धनराशि भी तहसीलों को पर्याप्त दे दी गई है। अलाव लगभग हमारे 100-150 से ज़्यादा स्थानों पर पूरे जनपद में अलाव जल रहे हैं। निर्धन व्यक्ति जो बेसहारा हैं उनको कंबल की आवश्यकता हो तो कंबल भी वितरण कराए जा रहे हैं। 500 से ज़्यादा कंबल अभी तक जनपद में ऐसे बेसहारा व्यक्तियों के लिए वितरण कराए गए हैं। रैन बसेरों में भी व्यवस्थाएं सुचारू रखी गई हैं। लगभग पूरे जनपद में 9 रैन बसेरे हमारे अभी संचालित हैं। उनको लगातार हमारी टीमें जाकर देख भी रही हैं। देहरादून में जल्द ही 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने वाला है और इसके चलते विभाग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। वहीं अभी तक खेल विभाग की ओर से 10,000 खिलाड़ियों की मैपिंग की जा चुकी है, जिनमें से 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है। इसी को लेकर विशेष सचिव खेल अमित सिन्हा ने बताया कि पीएम मोदी 1 दिवसीय दौरे में आकर 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे 28 जनवरी को। देखिए, आज हम नेशनल गेम के 16वें दिन पे बैठे हैं और हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। लगभग 10,000 से ऊपर प्लेयर्स को मैपिंग कर लिया गया है जो आएंगे यहाँ पे। उनके रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो गया और लगभग 1200 लोगों ने रजिस्टर भी कर लिया अपने आप को। लगातार हमारी कंट्रोल रूम बैठ के उनको फ़ोन कर रही है ताकि उनकी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, रहने, खाने, आने जाने सबकी व्यवस्था हो पाए। तो ये हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अवस्थापना की सुविधाओं में लास्ट मोमेंट की डीप क्लीनिंग का काम चल रहा है। कैंप्स हमारे लग चुके हैं उत्तराखंड के। तो इस तरह से देखा है तो हम पूरे तरह से तैयार हैं अपने तमाम देशवासियों के लिए जो खिलाड़ी हैं यहाँ आए, इस स्थान का लुत्फ उठाए और खेल भी कर जाए। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर योगी सरकार और प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त किए हैं। वहीं शहीदों को समर्पित विश्व का सबसे अनूठा यज्ञ महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है, जिसमें 700 शहीदों के परिजन शामिल होंगे। इसके अलावा यज्ञ महाकुंभ में सेना के प्रमुख और रक्षा मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने खास रिपोर्ट तैयार की है। देखिए। आज से यह यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि 12 फरवरी तक चलेगा। इस विशेष आयोजन में लगभग 700 शहीदों के परिवारों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें से कई परिवारों ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है। परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आयोजन की जिम्मेदारी नर नारायण सेवा आश्रम ट्रस्ट ने संभाली है, जिसके मुखिया स्वयं संत वाल योगेश्वर दास जी हैं। संत वाल योगेश्वर दास का जीवन असाधारण रहा है। बचपन में सेना में जाने की पारिवारिक इच्छा के विपरीत 8 वर्ष की उम्र में यह वैष्णो देवी यात्रा के दौरान संतों के संग चले गए। उन्होंने रासायनिक गुफा में 2.5 वर्ष बिताए और फिर ब्रह्म ऋषि दूधाधारी महाराज से संन्यास की दीक्षा ली। उनके गुरु के देहावसान के बाद उन्होंने बद्रीनाथ को अपना ठिकाना बनाया और अवधूत परमानंद महाराज से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की। बताइए, आप लोग यहाँ पर शहीदों की फोटो लगा रहे हैं, किस तरह से क्या कार्यक्रम होने वाला है 12 तारीख को?
यहाँ शहीदों की याद में यज्ञ हो रहा है। 100 कुंडी यज्ञ हो रहा है। यहाँ वो शहीदों उनकी याद में किया जा रहा है। उनके परिवार को बुलाएंगे, शहीद के परिवार को बुलाएंगे, उनके द्वारा हवन यज्ञ किया जाएगा। बाकी ये हवन यज्ञ कौन करा रहा है, क्योंकि कहा जाता है इससे पहले भी ये 42वां यज्ञ है, और इसमें ये यज्ञ किन की तरफ से कराया जा रहा है, कौन संत हैं जो आए हैं प्रयाग की धरती पे? क्या ये संत बाल जुगेश्वर दास जी हैं, बद्रीनाथ से हैं बाबा जी, ये यज्ञ करवा रहे हैं। यही सारा जितना भी आप देख रहे हैं या सारा प्रोग्राम ये सारा खुद करवा रहे हैं। नहीं बाबा जी, अपने बारे में बहुत लोग संकल्प लेते हैं, बाबा जी देश में जो शहीद हुए देश के लिए, उनके लिए सोचते हैं। जी, बाबा जी का यही संकल्प है। ये लोग देश की रक्षा करते हैं, हम लोगों की रक्षा करते हैं, क्यों ना इन लोगों के लिए भी जो अपनी जान जिन्होंने देश के लिए निछावर की है, तो इनके लिए भी कुछ तो कुछ होना चाहिए। तो इसलिए बाबा जी ये यज्ञ करते हैं, इनके परिवार वालों को बुलाते हैं, परिवार वाले इस हवन यज्ञ में बैठते हैं, आहूतियां देते हैं। उन्हीं की याद में ये सब महाराज जी द्वारा किया जाता है। देखिए, लोग दूसरों के बारे में कम ही सोचते हैं, मगर बात करी जाए बालक बाबा योगेश्वर दास जी की, जो अपने बारे के साथ साथ देश की जो रक्षा करने वाले उन शहीदों के बारे में सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार 700 से भी ज्यादा शहीदों के परिवार इस यज्ञ में शामिल होंगे, और यहाँ पर 12 तारीख को यज्ञ होगा, हवन होगा, जिसमें देश के लिए शहीद हुए जवानों के लिए ये यज्ञ होगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ होगा, और इसमें उनके परिवार और यहाँ पर साधु संत भी शामिल होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज की बेहद सुंदर तरीके से साज सज्जा की गई है। महाकुंभ के मद्देनजर योगी सरकार और प्रशासन ने सजावट में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। चारों तरफ बनाए गए खूबसूरत चित्र आकर्षण का केंद्र बने हैं, तो वहीं चौक चौराहों को सुंदर तरीकों से फूलों से सजाया गया है। इस विशाल महाकुंभ को लेकर जनता टीवी संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ 2025 को लेकर जहां सरकार आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारी कर रही है, और इसी कड़ी में हम खड़े हैं सुभाष चौराहे पर। जी हाँ, सिविल लाइंस के पौष इलाके सुभाष चौराहे पर है, जहां हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सुभाष चौराहे पर सुभाष जी की जो प्रतिमा लगी थी, इसको पूरी तरह से रंग रोगन करके संवारा गया है। और स्मार्ट सिटी के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरे परिसर को फिर से पौधे लगाए गए हैं, गमले लगाए गए हैं, और पूरी तरह से सजाया जा रहा है। और साथ ही इस परिसर में जो आजाद हिंद के फौज के जवानों की प्रतिमा लगी थी, उसे भी रंग रोगन करके सजाया गया है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालु के लिए आकर्षण का केंद्र हो। तो साथ ही हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर सामने पीडीए का मुख्यालय है। जो पीडीए का मुख्यालय है, 1983 में इंदिरा भवन की बिल्डिंग बनाई गई थी, और साथ ही 10 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, जिसका अब रंग रोगन 2019 के बाद फिर से महाकुंभ पेंट माई सिटी के तहत कराया जा रहा है। क्रेन के द्वारा ये पूरा कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि बहुमंजिला होने के कारण यहाँ पर क्रेन का प्रयोग किया जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर सेल्टेक्स ऑफिस की दीवारों पर भी धार्मिक कलाकृति लगाई गई है, जिसमें साधु संत और इसमें आश्रम की प्रतिमा दर्शाई गई है, और भगवान की प्रतिमा लगाई गई है कि जो आने वाले श्रद्धालु हो उनका आध्यात्म की तरफ खिंचाव हो। तो साथ ही यहाँ पर एलईडी वॉल भी चौराहों पर हर जगह लगाया गया है, जिससे आने वाले लोगों को कुंभ के जो सारे वीडियोस हैं या फिर जो प्रचार है और महाकुंभ का जो प्रोमो है वो इस पर लगातार प्ले हो रहा है। और लोग देख सकते हैं कि महाकुंभ क्षेत्र में किस तरह से तैयारी है, और इसका ये लाइव प्रसारण भी महाकुंभ का सीधा इन प्लाज्मा पे होगा, और यहाँ से लोग देख सकेंगे। तो आपको हम दिखा रहे हैं जिस तरह से तैयारी की गई है, और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पूरी ये चौराहा है, सुभाष चौराहा, यहाँ गमले के साथ साथ यहाँ पर लाइटें लगाई गई हैं, जो रात में आकर्षण का केंद्र होगी। और एक तरफ ये प्रोमो चल रहा है लगातार महाकुंभ का, और सामने यहाँ पर एक बड़ा प्लाज्मा भी लगाया गया है, जो यहाँ पर चालू होगा, जिसमें महाकुंभ से जुड़ी तस्वीरें लोग देख सकेंगे झलक। तो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर महाकुंभ को लेकर पूरी तैयारी है, और पीडीए के द्वारा ये पूरी तैयारी की गई है, और स्मार्ट सिटी के द्वारा ये पूरी तैयारी महाकुंभ को लेकर की जा रही है कि आने वाले श्रद्धालुओं को एक अलग सा एहसास अनुभव हो कि वो कुंभ नगरी में आए हैं और आस्था की डुबकी लगा के जा रहे हैं। तो यहाँ पर हर चौराहों पर यहाँ पर आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की यहाँ पर फोटो भी लगाई गई है, महाकुंभ का लोगो भी लगाया गया है, और स्नान पर्व की जानकारी भी दी गई है। तो ऐसे में हर चौराहों को सजाया जा रहा है और तैयारी की जा रही है।
कुंभ जनपद से वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। प्रयागराज में दुनिया का सबसे विशाल महाकुंभ, सबसे बड़ा संगम प्रयागराज में शुरू हो चुका है, जिसे लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर भोजन तक की व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो वहीं महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन का भी खास इंतजाम है। आपको बता दें कि अग्नि अखाड़ा सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक लोगों को निःशुल्क भोजन मुहैया करा रहा है। महाकुंभ के अंदर बनाई जा रही रसोई के बारे में और जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं। अक्सर रसोई की बात होती है, मगर रसोई तो बहुत सी होती है, चाहे वो 1 रुपए लें या 5 रुपए या 10 रुपए, कुछ ना कुछ उसके शुल्क होते हैं। मगर कुछ ऐसी भी रसोई होती है जो निःशुल्क होती है और श्रद्धा भाव से होती है। जी, ऐसी ही रसोई की हम बात कर रहे हैं, जो कि श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े की है। जी हाँ, महाकुंभ में अग्नि अखाड़े की ये रसोई एक अनोखी रसोई से कम नहीं है, जहां पर सैकड़ों हजारों लोग के भोजन की व्यवस्था की जाती है और सुबह से लेकर देर रात 12 बजे तक ये रसोई लगातार अनवरत चलती है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जो बैठने की सेटिंग है, ये पूरी साधु संतों की व्यवस्था होती है और अगर कोई आम जनमानस भी आता है तो उसको उसी भाव से बैठाकर यहाँ पर भोजन परोसा जाता है। और साथ ही इसके सामने जो आप देख सकते हैं वो टेंट आपको दिखा रहे हैं हम, जिसमें यहाँ पर भी लोगों को भोजन परोसा जा रहा है और लगातार पंडाल के बाहर अखाड़े के भी जो आने वाले और जाने वाले श्रद्धालु उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था होती है। और हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले हम आपको अखाड़े के रसोई में लेके चलेंगे, जो यहाँ की व्यवस्था है किस तरह से हम आपको दिखाएंगे सारी। इस तरह से स्वास्थ्यिक भोजन है, यहाँ पर देख सकते हैं खाना किस तरह से बन रहा है। ये रोटी बनाने की मशीन है, मगर रोटी बनाने से पहले यहाँ पर इस मशीन में आटा गूंदा जाता है और उसके बाद यहाँ लोई कटती है और उस तरह से पूरी व्यवस्था होती है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, आप लोग अखाड़े में काम कर रहे हैं श्रद्धा भाव से, ये रोटी किस तरह से बनती, कितनी देर में कितनी बन जाती है? 1 घंटे में करीब 900-1000 का बीच में निकल जाती है। कितने श्रद्धालुओं के लिए आप रोज खाने बनाते हैं? रोज करीब 4-5 हजार का बीच में हो जाती है। 4-5 हजार दिन में हो जाता है। देखिए, दिन में एक समय में अगर 5000 लोग खा रहे हैं तो अगर आप तीनों समय की बात करें तो 15 से 20 हजार लोग यहाँ पर भोजन पाते हैं और भोजन की व्यवस्था होती है। फिलहाल हम यहाँ पर और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ अतिथि हैं, साधु संत हैं, जो महात्मा हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से अखाड़े की व्यवस्था है, भोजन रसोई परोसे। महाराज जी, आप लोग यहाँ पर अतिथि हैं, जिस तरह से अखाड़े में भोजन की व्यवस्था होती है, किस तरह की व्यवस्था होती, किस तरह का आप लोग को लगता है? मैं थोड़ा फोन से बात कर लूं? अच्छा, ठीक। तो देखिए, वो बात कर रहे हैं, मैं 2 सेकंड में उनसे फिर से बात करने की कोशिश करता हूँ और उनसे पूछते हैं, महाराज जी आप लोग अखाड़े में आए हैं, यहाँ की रसोई है, क्या आपने देखा होगा अक्सर बहुत सी रसोई होती है, चाहे वो 5 रुपए लें 10 रुपए लें, मगर ये साधु संतों की रसोई है, निःशुल्क है अखाड़े में और लोग आके भोजन पाते हैं। तो किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? बहुत सुंदर व्यवस्था है। जब 45 करोड़ व्यक्ति आने की वजह से अब ज्यादा 5 करोड़ और आने वाले हैं और मैं धर्म जागरण विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा हुआ हूँ और बाहर भी जो लोग रास्ते पर पकड़ करके भोजन कराते हैं तो प्रसाद पाके आगे स्नान के लिए जाइए। यहाँ 2000 से अधिक व्यक्तियों ने अभी भोजन पा लिया है और आगे भी चल रहा है, सुबह से चल रहा है, 1-1 बजे तक चलेगा पूरा, रात को 1 बजे तक भोजन प्रसाद चलेगा। मैं गुजरात से आया हूँ, राधनपुर पाटन, स्वामी जी की जगह स्वामी ब्रह्म मुनि। तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। पूरे विश्व में सनातन धर्म में जो व्यवस्था है, ऐसी कोई व्यवस्था कोई संप्रदाय में, कोई धर्म में नहीं है, ईसाई में भी नहीं है, इस्लाम में भी नहीं है, 13 जगत के धर्म है। इसलिए बहुत आनंद आ रहा है खूब। अभी अभी हमारे प्रसाद पाए, फलार की व्यवस्था है, बहनों के लिए व्यवस्था है, माइयों के लिए, संतों के लिए और भ्रमणशील संतों के लिए खूब व्यवस्था है। यात्रियों के लिए रहने का, खाने का, सोने का, फलाहार का सब। ये बताइए, आप लोग भी आए हैं, यहाँ जो भोजन मिल रहा है लोगों को, किस तरह से आप लोग को लगता है, कितना फायदा होता है? फायदे की बात नहीं, यहाँ पर जो भोजन मिलता है निःशुल्क दिया जाता है। भोजन की क्वालिटी एकदम बढ़िया रहती है। भोजन में फलाहारी बाबा भी आते हैं, उनके लिए फलाहार रहता है और जो लोग फलाहार नहीं करते हैं उनको लिए भोजन दिया जाता है। जय श्री राम। देखिए, जिस तरह से बताया कि जो लोग भोजन करना चाहते हैं, जो फलाहारी चाहते हो, हर तरह की व्यवस्थाएं हैं और निःशुल्क
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भोजन पाते हैं और सुबह से लेकर रात तक ये रसोई चलती है और लोगों की सेवा में तत्पर यहाँ हर कोई निस्वार्थ लगा रहता है। फिलहाल ये रसोई लगातार चल रही है और लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं और महाकुंभ में जिस तरह श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है उसको देख के यहाँ भी पूरे इंतजाम है और जो कोशिश है कि जो लोग आएंगे वो यहाँ आराम से भोजन पा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग कुंभ नगरी से सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।